के भीतर कोई भी आदेश उसको देना होता है तो वो वहां उस चबूतरे में बैठकर वहां खड़े होकर देता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि तालाब खुदवा दिया जाता है या बैडमिंटन कोर्ट वहां पर बना दिया जाता है, तो ये सब उसी वजह से तो है अवस्थी जी, वरना तो ऐसे संभव नहीं है। देखिए मैं जिस समय वहां पहुंचा, नहीं बिल्कुल, जब मैं वहां पर पहुंचा था उस समय मुख्तार अंसारी को आगरा ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि वहां जेल पर पॉइजनिंग कांड हुआ था, 3 लोग मर गए थे। तो उस समय जब मैं पहुंचा तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ऊंचा चौतरा बना हुआ था जहां उसका दरबार लगता था। एक बैडमिंटन कोर्ट बनी हुई थी जहां पर कि वो बैडमिंटन खेलता था। मछली का तालाब था जहां मछली पली हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगी, वहां पर खेत जो सरकारी खेत थे उसमें धान जो बोया जाता था वो आपका उसकी तरफ से बोया जाता था और कटवाया जाता था। ये आलम था। तो ये प्रशासन जैसा मिलता है, व्यवस्थाएं होती हैं, वैसा ही बनता है और ये अधिकारी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर यही कारण है यहाँ पर अगर हम देखें समीर जी कि इतना फला फूला हो, क्योंकि बिना, बार बार यही बात हो रही है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, क्योंकि देखिए हर किसी ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, वरना यूं ही नहीं वो इतना माफिया डॉन बन गया। आप ये देखिए, बड़ा फाटक के नाम से मशहूर है ना उसका घर, कि अगर कुछ भी होता था, कोई भी अगर किसी को कुछ करना होता था तो चलिए बड़ा फाटक चलते हैं, वहीं से आदेश जारी किया जाएगा। वो फाटक नाम से मशहूर हो गया था गाजीपुर। बिल्कुल, और इसका आप दबदबा देखें, उसका डर देखें। जब इसको पंजाब से रोपड़ जेल से बांदा लाया गया, उसके बाद भी जेल अधीक्षक वहां ड्यूटी करने को तैयार नहीं थे। उन्नाव के जेल अधीक्षक का ट्रांसफर किया गया तो वो वहां उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। बरेली के जेल अधीक्षक को भेजा गया तो उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया। कारागार मंत्री जो है योगी आदित्यनाथ के प्रजापति, उन्हें कहना पड़ा कि हमें कोई यहाँ पे मजबूत अधिकारी लेकर आना पड़ेगा, इसका यहाँ इतना दबदबा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे तंत्र को इसने भ्रष्ट करके रखा था, सबको पैसा लेने। और नेताओं की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरीके से इन अपराधियों को संरक्षण दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके कारण इन लोगों ने वहां पे अपना माफिया तंत्र स्टेब्लिश कर लिया। 2017 के बाद जब योगी आदित्य वहां पर उत्तर प्रदेश में आए, उसके बाद से आप देखिए लगातार माफियाओं को आज वहां पर खत्म होते जा रहा है। उस सारे माफिया या तो जेल में चले गए या एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारे गए हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। 2017 में जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 62 ऐसे अपराधियों को आइडेंटिफाइड किया था और उन लोगों के लिए 50 अपराधियों के लिए गृह मंत्रालय और 12 अधिकारियों के लिए वहां के पुलिस मुख्यालय को मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया था। और मुझे लग रहा है कि योगी का ये जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, इसी के कारण योगी दूसरी बार सत्ता में आए। और आज आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम का एक सिंडिकेट चल रहा था, योगी के शासन में धीरे धीरे खत्म होता चला गया है। और अगले 5 साल आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे गुनाहगार उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या यमराज के पास चले जाएंगे। आपने फिर वही बात कह दी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कही थी। एक बार पांडे सर का रुख करती हूँ, फिर मैं वेद सर का रुख करूंगी। पांडे सर, आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह भी रहे थे कि फिर इस तरह की ताकतें सिर नहीं उठा पाएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो दौर भी आपने देखा और अब का जो दौर देख रहे हैं आप, तो उसमें क्या आप फर्क इस तरह से देख रहे हैं कि अब इन माफियाओं को ऐसे फलने फूलने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए हिमानी जी, मैंने आपको बताया कि उस दौर में यानी 90 का दशक सबसे खराब दशक रहा पुलिस के लिए। 90 का दशक वही दशक था जिसमें ऐसे अपराधी फल फूल के और वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। आप किसी का नाम ले लीजिए, शहाबुद्दीन से शुरू करिए, शहाबुद्दीन है, ये मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी हैं, वीरेंद्र शाही हैं। और उस समय एक बड़ा हत्याकांड हुआ, बड़ा अपहरण हुआ, उसमें बरी हो गए। लेकिन अब 17 के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि फर्जी लाइसेंस के केस में उम्र कैद हो गई। अब बताइए कौन यहाँ फर्जी लाइसेंस, सारे अभी लाइसेंस की जांच हो गई, इसके साथ जितने लोग हैं सबके लाइसेंस इसने दिलवाए और इसीलिए 100 आदमी एक साथ इसके पीछे। आपको वो तस्वीर कभी नहीं भूलनी चाहिए या नहीं भूलेगी जब मऊ दंगे के बाद जीप के हुड पर ऊपर बैठा हुआ, पास में असलहा लिए हुए और आगे पीछे हजार लड़के असलहे लिए हुए और मऊ की सड़कों पे ये दौड़ा होगा। तो आप सोचिए उसके आतंक को। दूसरी बात जो अवस्थी जी बता रहे हैं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं इनको। अवस्थी जी, जब मैं यहाँ एसपी सिटी था उस समय जेल अधीक्षक थे। देखिए, एक जो आप जेल में सुविधाओं की बात करते हैं, ये पस्त क्यों हुआ? पंजाब में, पंजाब तक जब जैसे जैसे जितनी जेलों में रहा है, 64 में से 8 मुकदमे ऐसे हैं जो इसको जेलों में रहते हुए इसके विरुद्ध कायम किए गए, यानी जेल से ये रैकेट चलाता रहा। मुझे एक इंसिडेंट और याद है
आगरा जेल में सुबेश कुमार सिंह साहब उस समय एसएसपी थे। अवस्थी जी जो बता रहे हैं जब ये आगरा ट्रांसफर हुआ था तो इसके बैरक में इसके पास से बुलेट प्रूफ जैकेट मिले थे, प्रतिबंधित असलहों के कारतूस, असलहा तो नहीं मिला शायद लेकिन कारतूस मिले थे। और सर वो जो एलएमजी की रिकवरी हुई मेरे ख्याल से वो उससे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास में या इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा और आगे भी मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा हुआ है। मैं बता तो रहा हूं कि वो जो जिस तरह की रिकवरी हुई है, एक रिकवरी जब मैं एसएसपी था लखनऊ का तब एक रिकवरी हुई थी टालीगंज में। इसकी भाभी के यहाँ ये सूचना मिली कि साहब प्रतिबंधित हथियारों के कारतूस, ये 2015-16 की बात है, कारतूस इकट्ठा किए गए हैं। रेड कराई गई इनके भाभी के यहाँ, 1500 कारतूस मिले और कोई ऐसा प्रतिबंधित बोर नहीं था जिसके कारतूस इसके यहाँ से बरामद नहीं हुए हैं। तीसरी जेल की बात देखिए, जेल में या बांदा जेल से क्यों घबरा रहा था वो, ये जिस जेल में जब गया उसके पीछे 5-6 लोग दफा 25 में कहीं अरेस्ट होके पहुंच गए। उनमें इनका खानसामा, इनका धोबी, इनका रसोइया, इनका मालिश करने वाला, इनका हज्जाम, ये 5-6 लोग जिनका ग्रुप था। जेल के रिकॉर्ड्स को चेक करा लें, अवस्थी जी भी जरूर जानते होंगे कि ये दफा 25 में यानी 25 आर्मसेक्ट में कट्टे में पकड़े गए, जेल पहुंच गए। इनका खाना अलग से बनने लगा जबकि जेल में अलाउड नहीं है। और जेल में जिस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट आगरा में बरामद की सुबेश कुमार सिंह साहब ने, हम आप अगर जाएं किसी से मिलने के लिए एज ए पुलिस अफसर, जांच पड़ताल के लिए जा रहे हैं, किसी के बयान के लिए जा रहे हैं, तो कलम को छोड़ के बाकी सब गेट पे रखवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहां इसके बैरक तक ये चीजें पहुंचती थी। खाना इसका वहीं बनता था, मछली जो पाली जाती थी उससे बनवाता था, टीवी की सुविधा मिल गई थी, बताइए, मोबाइल से बात करता था। जी। और इसी मोबाइल की वजह से 8 मुकदमे ऐसे हैं जिस वो तब कायम हुए जब ये जेल में था। ठीक है, और उसमें मर्डर के भी मुकदमे हैं। हाँ, जिसमें आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? क्विक रिएक्शन सर, फिर मैं अवैध सर का रुख करूंगी। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि मऊ में मुख्तार ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, वहां बिल्डिंग बनाई और वो सरकारी जमीन पर बनाई हुई बिल्डिंग को सरकारी विभाग को ही रेंट पे दे दिया था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को रेंट पे दिया। वो 25 सालों में 15 करोड़ रुपया उसने रेंट वसूल किया सरकार से, सरकारी जमीन पे बिल्डिंग बना के। योगी आदित्यनाथ जब सरकार आई तब जांच हुई, तब जमीन भी ध्वस्त हुई और पैसा वसूली हो रहा है उससे। लेकिन आप उनको क्या कहेंगे वेद सर, बहुत शॉर्ट में, कि यूपी में हत्या और मौत में कोई फर्क नहीं रह गया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए जिस तरह से अभी तमाम बातें चल रही हैं, मैं आपका ध्यान 2 मिनट के लिए जो ऑडियो आपने चलाई थी अपने टेलीविजन पर सुबह से तमाम सोशल मीडिया में चल रही है, उसमें अभी आप ध्यान से उस ऑडियो को सुनेंगे तो उसमें उनका बेटा कह रहा है कि मैं आपके लिए दुबई से खजूर लेकर आया हुआ हूं अब्बू, और मैं आपको खजूर खिलाने आऊंगा। अवस्थी साहब बैठे हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से केवल वही खाना दिया जाता है जो मुकर्रर होता है। और उसमें वो ऑडियो बात कर रहे हैं, वो टेलीफोन कैसे उनको अवेलेबिलिटी हुई और कैसे उसकी रिकॉर्डिंग हुई, ये तमाम जो वो दिखाती हैं कि वो कहते हैं ना समर्थ को ना दोष गोसाई। तो ये इतने समर्थवान पॉलिटिशियन है, रॉबिनहुड माफिया है, पैसे से, जमीन से, जायदाद से, पूरा घर क्रिमिनल, तो इनकी हर तरह से पहुंच है हिंदुस्तान। आपको याद होगा यूपी के सीएम पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से योगी जी को रोना पड़ा एक तरह से, जो ये हालत बना रखी थी यूपी की। कम से कम यूपी उस हालत से निकल कर आई है और कम से कम यूपी के प्रशासन और पुलिस को आज बहुत बड़ा आराम मिला, रिलीफ मिला होगा, एक राहत मिली होगी। बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।